किसी कीमत पर सनातनी हिंदुओं के आस्थाओं को चोट पहुंचाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सरदार पटेल ने ऐसा ही दूसरा काम किया था। आर्टिकल 370 के बारे में बहुत चर्चा हुई, उस वक्त भी हुई। इसलिए ये सारी चीजें भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उस असेंबली की डिबेट ऐसे ही होती थी जैसे आज पार्लियामेंट चलती है। उन डिबेटों को पढ़िए, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। ये झूठे इतिहासकार जो इस देश में घूम रहे हैं, जो शिवाजी को लिखते हैं शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट, हम उनको पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सही सोर्स पे नहीं जाना चाहते। सरदार पटेल के ऊपर दबाव डाला नेहरू जी ने कि आप 370 पास कराइए, और विदेश चले गए। इसलिए सरदार पटेल को मैं विजनरी मानता हूं। सरदार पटेल ने ऐसी किसी समस्या से लड़ने के लिए ना नहीं कहा क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं था। सरदार पटेल खामोश रहे, वो बाहर चले गए। पूरी पार्लियामेंट में चारों तरफ कहा कि नेहरू जी चाहते हैं कि 370 पास की जाए। बहुत लोगों का गुस्सा था, उन्होंने कहा देखिए नेहरू जी चाहते हैं इसलिए पास कर दीजिए। पास कराई सरदार पटेल ने, लेकिन उस आदमी का विजन देखिए। पास कराने के बाद उन्होंने उस हाउस में यह कहा कि इतने लोग इसके विरोध में भी हैं, लेकिन मेरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, नेहरू जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पास तो कर दिया है, लेकिन 370 के खिलाफ जो लोग हैं उनकी भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। सिर्फ इतना कहा, और समझदारी का काम यह किया कि धारा 370 पास करने के बाद जब जोड़ी तो यह कहा कि बहुत सारे लोगों की इससे एक राय नहीं है, उनकी राय को क्या जगह दी जाए। तो धारा 370 जब पास हुई तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दिया इट इज टेम्परेरी। यह सरदार पटेल को नहीं पता था कि 2 गुजराती आएंगे इसे परमानेंटली हटा देंगे, यह नहीं पता था उनको। इसे कहते हैं कि आप अपना काम कर जाएं, आने वाली नस्लें तय करेंगी कि आप क्या करके गए हैं। सब कुछ हमारे सामने होगा, हम सबके भागीदार बनेंगे, मैं नहीं मानता। इसलिए मैं मानता हूं जो कुछ भी GDRSN, सुशील पंडित सब कर रहे हैं, हमें डॉट बराबर भी यह गलतफहमी नहीं है कि जो कुछ हम कह रहे हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारे रहते हुए हो जाएगा। कोई गलतफहमी नहीं है, ना कोई दिलचस्पी है इसमें। सरदार पटेल को नहीं थी, बिल्कुल कतई नहीं थी, बहुत लोगों को नहीं थी, लेकिन 70 साल के बाद इस देश में ऐसे काम हो रहे हैं कि लोगों को अंदाजा नहीं था। इसलिए आज अपनी भूमिका तय करें और इस लालच से बाहर निकलें कि इसका फल हमें फौरन मिलना चाहिए। हजारों काम एक एक सनातनी कर सकता है। एक बार तबीयत से पत्थर फेंकिए, देखें छेद होता है कि नहीं। फेंकिए तो आप ही की पार्लियामेंट के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है 24 से पहले कुछ काम होने हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज आपको जो मौका मिला है उसे मेरे तेरे में मत गुजारिए, पद के चक्कर में मत पड़िए। जिस दिन पद मिल जाएगा मुंह बंद हो जाएगा। भारत की पार्लियामेंट में 1952 में एक घटना घटी। घटना इतनी जबरदस्त थी कि फूल वाले चाचा प्रेशर में आ गए। चर्चा हुई कि भारत का पक्षी क्या है, भारत का पशु क्या है, भारत का फूल क्या है, सब कुछ तय हो गया। उसमें से कुछ विद्वान जो बड़े कैलिबर के लोग थे, जिन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि अगला चुनाव जीतना है, उन्होंने कहा कि आजाद भारत का कैलेंडर किसी मजहब के रहनुमा से क्यों शुरू होगा, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। क्या 2000 साल पहले कैलेंडर नहीं था? वो कैलेंडर कैसा होगा? तो जब यह दबाव बना तो उस वक्त भी पार्लियामेंट में अनजान हीरो, अनजान नेशनलिस्ट थे,
उन्होंने कभी अपना बखान नहीं किया, बच्चों की वसीयत करके नहीं गए, करोड़ों रुपया उनके पास नहीं है, इसलिए वो जो अच्छा काम करके गए हैं आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि ढूंढने की निगाह आपकी नहीं है और मेरी टीम की निगाह है, इसलिए मुझे ऐसी चीजें नजर आती हैं। 22 मार्च 1952 को जब संसद में इसमें हलचल हो गई तो फूल वाले चचा को लगा कि ये तो सभी लोगों ने सवाल पूछ लिया है। तो जैसे आज की परंपरा है कि कोई घटना हो जाए तो मुख्यमंत्री आएंगे कि भाई हमने इस पे कमीशन बिठा दिया है। वो कमीशन बैठते ही लेटता कभी नहीं है, और वो लेट जाता है तो फिर लेट जाता है, फिर कभी उठता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं चलता कि कौन सा कमीशन कब बना था। लेकिन जिंदा समाज, पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट के अंदर घोषणा की कि मैं कैलेंडर सुधार समिति बनाता हूं। उनको लगा बना दो, और देश के जाने माने साइंटिस्ट प्रोफेसर मेघनाथ साहा उसके चेयरमैन बनाए गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 2 टीचर बनाए गए। महाराष्ट्र से एक अखबार निकलता है केसरी, उसके संपादक को 7 लोगों की एक कमेटी बनी। 7 लोगों ने साइंटिफिक तरीके से तथ्यों पर एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पे चर्चा हुई, इतने जबरदस्त तथ्य, लॉजिक, रीजन, साइंस के साथ, जिसको हम लोगों ने पौगापंठी बना दिया है। उनमें से क्या तथ्य दिए उन्होंने, जबरदस्त डिबेट है। आपको एक एक शब्द में लगेगा इतिहास बोल रहा है। तथ्य दिए और कहा कि भारत का कैलेंडर 7 संवत से होगा। कुछ लोग फौरन खड़े हुए, ऊंचे पजामे वाले, यह कैसे हो सकता है, जो कैलेंडर है वही चलेगा। उन्होंने कहा कि 2000 साल पहले भी कैलेंडर था, किसी मजहब के रहनुमा से कैलेंडर तय नहीं होगा, ये तथ्यों पे है, ये गणना पे है, ये मूवमेंट पे है, ये प्लैनेट्स के उस पे है। और अपनी रिपोर्ट दी। 1957 में भारत की पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने एक मत से यह पास किया कि भारत का कैलेंडर 1958 में सरकारी जो छपेगा वो 7 संवत का होगा। यह बात जानते हैं आप? नहीं जानते। इस बात को चिल्लाते चिल्लाते 4 साल हो गए। फर्क पड़ता है, मैं जानता हूं कैसे पड़ता है, इसलिए मैं यहां खड़े खड़े होपफुल हूं। इसके लिए एमपी बनने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई एमपी बनने का शौक नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है उसके बनने के बाद कुछ नहीं हो जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद जो हुआ वो पता है आपको? एक प्राइवेट, कुछ लोगों ने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने चंदा वंदा लेकर के 7 संवत की डेट का कैलेंडर छाप दिया। मैं अपना काम अपनी क्षमता के हिसाब से चुन लेता हूं। मैंने कहा आप इसे छापें, मैं देश भर की कोई सभा ऐसी नहीं है जिसमें इन तथ्यों को सामने नहीं रखूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा यह कागज हमें पता नहीं। हमने कहा पार्लियामेंट के कागज है भाई, इसको नहीं मानोगे जेल चले जाओगे, ये किसी पार्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने पूरी इंक्वायरी कराई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सारे बैंकों को सर्कुलर जारी कर दिया कि अब से जो भी चेक संवत की डेट का आएगा आपको उसे मान्य करना होगा। यहां तक भी तालियां आपकी अच्छी हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल यह है जो मैं आपसे अपील करूंगा, और अपील इसलिए करूंगा कि रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया, वोडाफोन ने हमसे 3-5 की, हमने लोअर कोर्ट में उनको घसीटा, 7,000 रुपए का उन पर जुर्माना लगाया, हाई कोर्ट चले गए, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, और उसके बाद में पूरे तथ्यों के साथ चीज रखी। और जैसे आपके बीच में बोल रहा हूं, ऐसे ही पिछले 4-5 साल से इस कैलेंडर के बारे में बोल रहा हूं। एक दिन मुझे 25 साल पत्रकारिता के चक्कर में बहुत सारे मित्र कहां कहां बैठे मैं जानता नहीं, भाषण लोग चुपचाप से सुनते हैं क्योंकि उनको लगता है इसे सुनने से उनकी नौकरी जा सकती है। उन्होंने एक स्कैन करके पीएमओ से लेटर भेजा। भारत के प्रधानमंत्री ने देश के खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी, उस लेटर पैड के ऊपर 7 संवत की डेट पड़ी हुई है।
इसलिए यह महत्व नहीं है ये मेरे कहने से हुआ, उसके कहने से हुआ, ये मैंने कराया, ये बीमारी नहीं है। ये सिर्फ आपको इसलिए सुनाता हूं कि किसी भी एक चीज को पकड़ लेंगे, आपकी आवाज जाया नहीं जाएगी। करके तो देखिए आप। इसलिए मुझे उम्मीद है कि भारत की पार्लियामेंट में 1957 में सर्वसम्मति से दोनों सदनों में जो कैलेंडर पास हुआ है, वो इस देश का आधिकारिक कैलेंडर जल्दी आने वाला है। और अगर सरकार इसे अब तक नहीं भी लाई थी और आपके मन मस्तिष्क में यह आ गया है कि कैलेंडर यह है हमारा, तो जो प्राइवेट लोग चंदा करके छाप, अगर आप ये तय कर लेंगे कि हम इनका बनाया हुआ कैलेंडर खरीद लेंगे और उस कैलेंडर को अगर आपने अपनी दीवार पर लगा दिया, तो माफ कीजिएगा बच्चा, किंगफिशर में कभी नहीं उड़ेगा। जिस दिन वो कैलेंडर आपकी दीवार पे होगा, एक पूरी सभ्यता को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हजारों साल की खोई हुई उस पुरुषार्थ को जगाता है वो कैलेंडर। कितना साइंटिफिक है, पूरी दुनिया नहीं समझ पाती। इसलिए कुछ मूर्ख ये समझते हैं कि हिंदू मूर्ख हैं, इन्हें नहाने की जगह नहीं मिलती तो 12 साल के बाद ये कुंभ में नहाते हैं। लोग ये समझते हैं हमें, क्योंकि हमें भी यही मालूम है कि आप नहाते हैं। वहां हमने ये तो चिंता सुनी होगी कि फलाना जो हमारे साधुओं का मठ है वो पहले नहाएगा, इस पे विवाद हो गया है। लेकिन ये किसी ने बताया आपको कि 1958 में नासा बना। आज के बच्चों के लिए कह रहा हूं, वो ये समझते हैं कि जब से नासा बना तभी से दुनिया चलना फिरना सीखी है। हमारी दादी, हमारी नानी, परदादी न नासा को जानती थी, न साइंस को जानती थी। बिना कुछ देके 5 रुपए के पंचांग में देख के बता देती थी कि बहू कल सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, खाना पहले खा लेना। हम इतने एडवांस थे, नासा वाले बता रहे हैं कि आप 1958 के बाद जान पाए। क्या 1958 से पहले कुंभ नहीं हो रहा था? क्यों 12 साल बाद होता है, ये किसी ने बताया आपको? शुद्ध साइंस है, सनातन शुद्ध साइंस है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों को महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए जरूरी निर्देश जारी करने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 को लेकर सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करें। केंद्रीय गृह सचिव की ओर से राज्यों को लिखे पत्र में कहा गया है कि देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राहत की बात है कि अधिकांश मामलों तेजी से रिकवरी हो रही है, जबकि कुछ संक्रमितों को अस्पतालों में भर्ती कराने की जरूरत महसूस हो रही है। देश के 34 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 407 जिलों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा है। यह बेहद चिंता की बात है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की ओर से सावधानी और निगरानी किए जाने की सख्त जरूरत है। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि कुछ जगहों पर कोविड संक्रमण के मामले कम नहीं होने के संकेत मिले हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। देश के 400 जिलों में कोविड-19 की साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से ज्यादा है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में कोविड-19 के सर्वाधिक मामले आ रहे हैं। ऐसे में महामारी की रोकथाम के लिए बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है। इससे पहले अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों के मामले में 10 राज्यों का देश में कुल उपचाराधीन मामलों में 77% से अधिक का योगदान है। मौजूदा आंकड़ों से स्पष्ट रुझान है कि कोविड-19 के कुछ मामलों में ऑक्सीजन युक्त और आईसीयू बेड्स की आवश्यकता हुई। इसलिए बेहद सावधानी बरते जाने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि देश में बीते 24 घंटों के दौरान 2,86,384 और लोगों के संक्रमित होने से कोरोना के कुल मामले बढ़कर 4,03,71,500 हो गए। वहीं एक दिन में महामारी से 573 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,91,700 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा वक्त में देश में 22,02,472 सक्रिय मामले हैं। दैनिक पॉजिटिविटी दर 19.59%, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 17.75% दर्ज की गई है।